गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन का पार्ट 4, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला सवाल तो ये है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया क्यों जाता है। जिस तरह से आपको याद होगा, जब वेक्टर एडिशन मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको बताया था वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ताकि हमें उनका कंबाइन इफेक्ट पता लगे, उसके कंबाइन इफेक्ट के बारे में हमें अंदाजा हो। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी हम दो वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट के बारे में पता लगाते हैं, या दो वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट के बारे में हमें पता लगता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क आएगा, जब वेक्टर एडिशन से हमें कंबाइन इफेक्ट का पता लग ही गया तो मल्टीप्लिकेशन से क्या कुछ नया कंबाइन इफेक्ट के बारे में पता लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, नया कुछ पता लगेगा। क्या पता लगेगा? आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें समझ में आएंगी, बातें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि क्यों वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं कंबाइन इफेक्ट को जानने के लिए। क्या नया कंबाइन इफेक्ट है इसमें? अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम एक वेक्टर को किस किस के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, किस किस के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो देख लेते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर समझते हैं, एक ऐसी वैल्यू जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और दूसरा होगा बाय अ वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? स्केलर के साथ और एक वेक्टर के साथ। स्केलर में मतलब हमें पता है कि हमारे स्केलर में जो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है, उसके पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में। वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो किसी एक वेक्टर को जब हम स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में मैंने बताया भी था कि स्केलर भी हमारे पास दो तरह के स्केलर, यानी कि कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इसी तरह मैं यहां पे बात करूंगी डायमेंशन लेस स्केलर और एक है डायमेंशनल स्केलर। ये ए है बीच में, ठीक है। डायमेंशनल स्केलर, डायमेंशनलेस स्केलर मतलब एक ऐसा स्केलर, एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी खुद की कोई यूनिट नहीं हो, सिर्फ एक कांस्टेंट हो। डायमेंशनल स्केलर मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसके पास उसकी यूनिट हो, ठीक है। तो डायमेंशनलेस स्केलर का मतलब हो गया कोई एक रियल नंबर या प्योर नंबर, ठीक है। और डायमेंशनल स्केलर का मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट जिसके पास अपनी एक यूनिट हो, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है मगर उसके पास उसकी अपनी यूनिट है, ठीक है। इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं या स्केलर वैल्यूज हैं। जैसे मास भी हो गया, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, मगर उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह डायमेंशन लेस स्केलर की बात जब हम करेंगे तो एक ऐसा कांस्टेंट जिसके पास कोई यूनिट ना हो, जैसे कि पाई 22/7 वैल्यू लेते हैं ना हम लोग। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे नंबर मिल सकते हैं, या कोई ऐसा कांस्टेंट ना भी लें तो कोई ऐसा रियल नंबर भी हम ले सकते हैं, ठीक है, वो भी हमारा डायमेंशनलेस स्केलर ही होगा। तो किसी एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डायमेंशनलेस स्केलर के साथ या रियल नंबर के साथ, और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डायमेंशनल स्केलर के साथ। कैसा होगा, क्या होगा, अभी देख लेते हैं। पहले देखते हैं एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी रियल नंबर के साथ। व्हेन अ वेक्टर इज
vector A is multiplied by a real number k, we get another vector. सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा. और कैसा वेक्टर मिलेगा? के ए वेक्टर. ठीक है, अब ये एक वेक्टर है तो इसका अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी. डेफिनेटली होगी भाई, है ना. दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड होगा तो कैसा होगा, इसकी डायरेक्शन होगी तो कैसी होगी. मैग्नीट्यूड ऑफ के ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इट इज k टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a. a का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका k टाइम्स, k गुना हो जाएगा के एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मेरे पास वेक्टर a है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, यानी कि मैं क्या करूंगी, इस 2 को 2 टाइम्स कर दूंगी इसका मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इतना. इसकी जितनी लेंथ है तो इसकी लेंथ को डबल कर दूंगी मैं, तो मुझे के ए वेक्टर यानी कि 2a वेक्टर मिल जाएगा. ये इसकी एक बार हो गई लेंथ, ये इसकी 2 बार हो गई, यानी कि जो मेरा वेक्टर होगा के ए वेक्टर या 2a वेक्टर, 2 लिखना चाहिए मुझे, 2a वेक्टर, वो क्या होगा? पहले वाले वेक्टर का डबल. यही लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ के ए वेक्टर इज k टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a का जितना मैग्नीट्यूड उसको k टाइम्स कर देंगे तो के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. और के ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो डायरेक्शन 2 तरह से हो सकती है. अगर या जब मैं कह सकती हूं कि व्हेन k इज पॉजिटिव, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, देन सेम एज वेक्टर a, मतलब के ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर a के ही डायरेक्शन में होगा अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है. k मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो के ए वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? a ही के डायरेक्शन में होगा. a जिस तरफ है उसी तरफ. यहां पर आपको मैंने दिखा भी दिया. इसी तरह से अगर या जब k की वैल्यू नेगेटिव है, k इज नेगेटिव, देन डायरेक्शन ऑफ के ए वेक्टर इज ऑपोजिट टू वेक्टर a. मतलब कि अगर मेरे पास ये वेक्टर a है और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, तो क्या होगा? इसका लेंथ जितना है उसका तो डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, मगर डायरेक्शन इधर नहीं होगा, अब इधर होगा, क्योंकि वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है. तो वेक्टर ए की डायरेक्शन जिधर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारा -2a वेक्टर, क्योंकि ये जो नंबर है आपका वो नेगेटिव है. जब भी नेगेटिव होगा तो a का जो भी डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट में आ जाएगा हमारा ये वाला वेक्टर. ठीक है. अब क्योंकि हमने डायमेंशन लेस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया था हमारे वेक्टर को, मतलब हमारा जो वेक्टर था उससे हमने किसको मल्टीप्लाई किया था? एक रियल नंबर से. रियल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके पास कोई यूनिट नहीं है. तो अब जब यूनिट इसके पास खुद की कोई यूनिट नहीं थी तो हमारे वेक्टर की जो यूनिट होगी अल्टीमेटली वही यूनिट होगी हमारे इसकी भी, इस वेक्टर की भी. मतलब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं यूनिट की बात करूं इसमें कि यूनिट क्या होगी के ए वेक्टर की, तो यूनिट ऑफ के ए वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर ए की जो यूनिट होगी वही यूनिट होगी के ए वेक्टर की, क्योंकि के की तो कोई खुद की कोई यूनिट है नहीं, तो कुछ वेक्टर ए की यूनिट पे कुछ असर तो आएगा नहीं. ठीक है. अब बात करते हैं डायमेंशनल स्केलर की, मतलब कि हमारा वेक्टर को अगर हम डायमेंशनल स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा?
तो इस केस में भी हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि मैंने इस वाले केस में बताया कि जब भी हम किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी डायमेंशनल स्केलर के साथ तो हमें एक वेक्टर मिलता है। इस केस में भी सेम यही होगा, मतलब when a vector a is multiplied by a dimensional scalar lambda, मैंने ऐसे लैम्डा कोई भी वैल्यू ले ली, मतलब कोई भी स्केलर ले लिया जो कैसा स्केलर है, डायमेंशनल स्केलर, मतलब इसकी कोई खुद की यूनिट है, ठीक है। वी गेट अनदर वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर, मतलब पहली बात तो ये कि अगर हम डायमेंशनल स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपने वेक्टर को तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जा सकती है, इसके डायरेक्शन के बारे में बात की जा सकती है और इसके यूनिट के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड इसी की तरह होगा, जैसे कि इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, उसको मुझे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसके k टाइम्स होगा। इसी तरह डायरेक्शन क्या होगा, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो a के डायरेक्शन में ही होगा इसका डायरेक्शन, और k की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इस वाले वेक्टर का जो नया वेक्टर मुझे मिला है उस वेक्टर का डायरेक्शन a के ऑपोजिट होगा अगर k की वैल्यू नेगेटिव होगी। सेम मैग्नीट्यूड के बारे में जो हम बात करेंगे यहां पर इस वाले केस में, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, मतलब इसके जैसा सेम होगा, जैसा इसमें हो रहा है वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। अब इसमें स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती। अब यहाँ पे मैं यूनिट की बात करूंगी क्योंकि अब ये कैसा स्केलर है, डायमेंशनल स्केलर, मतलब इस स्केलर के पास अपनी एक यूनिट है। तो मेरे एक वेक्टर के पास तो ऑलरेडी यूनिट होगी ही, इसके पास भी यूनिट है, मतलब जो मेरा ये वाला वेक्टर है इसके पास भी यूनिट है और इसके पास भी यूनिट है, तो जो ये मेन वेक्टर मुझे मिलेगा इसकी क्या यूनिट होगी इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। यूनिट ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ लैम्डा, मतलब इसका यूनिट कैसे मिलेगा, ए के यूनिट और लैम्डा के यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी मास एक स्केलर हो गया, और कैसा स्केलर, डायमेंशनल स्केलर, क्योंकि यूनिट है इसके पास, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास भी अपनी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से mv से मुझे क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, यानी कि जो नया वेक्टर मिला है इसका जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इसकी यूनिट, मतलब मास की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की यूनिट। तो यहां पर भी वही मैंने लिखा है कि जो आपको लैम्डा ए वेक्टर मिलेगा उसकी यूनिट क्या होगी, वेक्टर ए की यूनिट और वेक्टर ए की यूनिट और लैम्डा की यूनिट को मल्टीप्लाई करके आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो ये बात हुई कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब हम डायमेंशन लेस स्केलर के साथ करते हैं और डायमेंशनल स्केलर के साथ करते हैं तो क्या हमें मिलता है, तो डेफिनेटली हमें एक वेक्टर मिलता है, और किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, किस तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, किस तरह से यूनिट के बारे में पता लगा सकते हैं, वो सब हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो इस बात से ये कंक्लूजन निकला कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी वेक्टर की लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए। किसी वेक्टर की लेंथ को एक्सटेंड करना है तो किसी स्केलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरूरत मल्टीप्लिकेशन की क्यों पड़ी स्केलर के साथ करने की, इसलिए पड़ी क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वेक्टर की लेंथ को हम एक्सटेंड कर दें। ये डबल किया है मैंने, इसी तरह हम 100 टाइम्स भी कर सकते हैं, किसी 100 वैल्यू से मल्टीप्लाई करके या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, हमारे वेक्टर की लेंथ को एक्सटेंड करते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर। एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वेक्टर के साथ क्या होगा और क्या होने से पहले क्यों कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, एक वेक्टर
को हम जब दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, या हम क्यों करते हैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। तो चाहे मैं बात करूं वेक्टर एडिशन की या बात करूं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, दोनों ही में हमें कंबाइंड इफेक्ट के बारे में पता लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एडिशन में जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट का हमें पता लगता है वेक्टर एडिशन करके। इसी तरह से एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या असर है, क्या इफेक्ट है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से पता लगता है। लेकिन यहां कुछ नया भी है। क्या नया है देखते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लेना जरूरी है कि एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब दूसरे वेक्टर के साथ किया जाता है तो हमें क्या पता लगता है, इफेक्ट के बारे में पता लगता है। द इफेक्ट ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या असर है ये पता लगता है हमें मल्टीप्लिकेशन करके। और इस इफेक्ट की बात हम दो तरह से कर सकते हैं। जब हमारे वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, इन सेम डायरेक्शन, और जब हमारे दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो या इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या असर है उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या उसको जाना जाता है, उस असर को जो कि सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे पड़ रहा है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या ये बोल सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के बाद क्या इफेक्ट डालेगा। मतलब एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या असर होगा उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, एक सीधी एकदम सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, ये याद रखिएगा। दोनों ही बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूं मैं। मान लीजिए कि ये है मेरा वेक्टर ए, ठीक है, और ये है वेक्टर बी। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, देख पा रहे हैं हम। हमें क्या चाहिए, हमें एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर पे क्या होगा ये पता लगाना है। नॉर्मली हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमें इफेक्ट के बारे में जानना है, यानी हम क्या करना चाहते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, है ना। और उसका मतलब क्या हमने समझा है, उसका मतलब ये है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या असर होगा। मान लेते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पे क्या असर होगा अगर वेक्टर बी वेक्टर ए के डायरेक्शन में आ जाए। अब आ जाए मतलब क्या मैं उसको उठाकर यहां पे रख लूंगी, नहीं। हमें पता है कि एक वेक्टर को हम अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सीखा। यानी कि मैं 2D की बात अगर कर रही हूं तो इस वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकती हूं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखाती हूं, बी का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। ठीक है, मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये कंपोनेंट बी का एक कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा। अब मुझे क्या चाहिए था, देखिए मुझे ये देखना था कि बी का असर ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा। डेफिनेटली बी का असर
इस वेक्टर ए पे क्या पड़ेगा अगर बी ए के डायरेक्शन में आ जाए, सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो यानी कि ए बी कॉस थीटा। यानी कि अगर मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और मुझे ए एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे या इसका इसके ऊपर असर देखना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगी, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम डॉट यूज करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैंने डॉट लगा दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ कि इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या फिर इफेक्ट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब इसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये देखिए इफेक्ट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी का वेक्टर ए पे क्या असर है, सेम डायरेक्शन में, बी कॉस थीटा इंटू ए, या मैं ऐसा कह सकती हूं ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आए कि अगर हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, ए बी cos theta and theta is the angle between vector A and vector B। बात समझ में आई आपको? तो जब भी कहीं आपको ये A डॉट बी, वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि क्या मतलब है इसका, कि इफेक्ट ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B या फिर इफेक्ट ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, दोनों का ही मतलब सेम। यानी कि मैं कह सकती हूं कि डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of one vector and magnitude of component of other vector in the direction of first vector। और वही दिख भी रहा है हमें कि डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड है ना, और इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वाले वेक्टर के ही डायरेक्शन में है इसका कंपोनेंट। देखिए दिख रहा है ना, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना, ये कहने का मतलब है, क्योंकि हमें इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसका ये कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि हमें क्या देखना था कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे सेम डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसका पता लगने से हमें क्या फायदा हुआ, फायदा ये होगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो हमें तब मिलती हैं जब दो अलग वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हों या एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हों। सेम नहीं, दो अलग वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जब काम करते हैं तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, और उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता लगाने के लिए हम इस इफेक्ट के बारे में पता लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। मान लीजिए कि एक मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, मतलब इसके ऊपर नहीं, ये जो खड़ा हुआ है इंसान, ये इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में फोर्स अगर लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, है ना। अब फोर्स लगने पे जब डिस्प्लेसमेंट होने लगता है तो क्या मिलता है हमें, क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, ये बात आप तो जानते हैं, डेफिनेटली वर्क डन मिलता है हमें। यानी कि देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली, वो है वर्क डन। ठीक है, और ये तभी मिलेगी जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए लेकिन मैं फोर्स ऊपर से लगाना चाहती हूँ, यहां से फोर्स इसके ऊपर बैठ के लगाना चाहते हैं, हम इसके ऊपर बैठ के खूब फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट इधर होगा? नहीं होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा।
यानी कि अगर फोर्स ऊपर से लग रहा है और हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तरह से हम इफेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर हमें कुछ असर नजर नहीं आएगा, मतलब हमारी जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए, हमें वो नहीं मिलेगी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जैसे कि वर्क डन, वो तब हमें मिलती हैं जब दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूं, सेम डायरेक्शन में एक इफेक्ट दे रही हूं, तभी हमें वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब इसी को मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं अलग अलग डायरेक्शन में लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये कोई एक मैन है और नीचे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये मैन इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये फोर्स एफ दिखा रहा है, यानी कि ऐसे नहीं लगा रहा, हॉरिजॉन्टली नहीं लगा रहा, किसी एंगल से लगा रहा है, ऐसे टेढ़ा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इधर से फोर्स लगाएगा तो ये कुछ ना कुछ तो मूव करेगा ही आगे की तरफ, यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। ये बात तो ठीक है। मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ये दिख रहा है, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर देती हूँ। आप दिख रहा होगा, ये मान लीजिए ये एंगल बन रहा है थीटा। अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि इस फोर्स का इफेक्ट देखूं इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मेरे फोर्स का क्या असर है, और उस असर की वजह से थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी। अब डेफिनेटली अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे रिजॉल्व करती हूँ। ये ग्रीन कलर है, ये एफ थीटा एंगल एस के साथ बना रहा है यहां पर, यानी ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। हालांकि इस वाले कंपोनेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सेम डायरेक्शन में देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरा जो वर्क डन होगा वो होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी कि मेरा जो वर्क डन होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और यहां पर भी देखिए वही हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन कैसे मिलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, एफ डॉट एस, जिसकी वैल्यू क्या होगी एफ एस कॉस थीटा। यहां पे दिख रहा है। अब लेकिन यहां पे इस वाले केस के कंपैरिजन में अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर कम वर्क डन होगा, क्योंकि एक थीटा एंगल से है। हम चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। इस वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, मतलब यहां पे एंगल नहीं बन रहा, एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल 0 डिग्री दैट इज कॉस 0 कितना होगा 1। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन जो होगा इस केस में एफ एस होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो एफ एस √3/2। अब देखिए एफ एस √3/2 और एफ एस दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, यानी कि हमें वर्क डन ज्यादा कहाँ मिला, यहां पर मिला। और क्यों मिला, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। तो अब यहां से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमें तब मिलती हैं जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने के बाद अपना एक इफेक्ट देते हैं, और उस इफेक्ट की वजह से हमें वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया वर्क डन का, इसमें मेरे ये जो दोनों वेक्टर्स थे, एक एफ था और एक एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें और हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात इसमें आपको और क्या पता होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट से हमें हमेशा एक स्केलर वैल्यू मिलती है, gives a scalar
वैल्यू या स्केलर ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर ए का मैग्नीट्यूड है और बी के एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्केलर वैल्यू है। तो डॉट प्रोडक्ट इसके ये जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है हमें क्या वैल्यू देता है, स्केलर वैल्यू देता है। वर्क डन वाले एग्जाम्पल को भी आप रिलेट कर सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर्स थे, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला वर्क डन, और वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता रहना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको कि जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ है या फिर लिखा है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। क्या, क्यों फर्क नहीं है, अभी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि LHS की बात मैं अगर करूं, जो कि क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब क्या होगा इसका, ए बी कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो मतलब क्या हुआ, सेम ही है दोनों वैल्यूज। और अगर हम नॉर्मली भी सोचें तो एक ही बात है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे उसी डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा, और सेम उसका वाइस वर्सा, पहले वाले वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर पे क्या असर होगा, दोनों का असर दोनों जगह सेम होगा, है ना। इसी तरह से अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन is distributive over addition। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है कि अगर लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ऐसे लिखा जा सकता है नॉर्मली जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, सेम वैसे ही, बस डॉट लगना है यहाँ पर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो ऐसा किया जा सकता है। इसी तरह से अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर। कैसे, अभी देख लेते हैं। जैसे लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका मतलब होगा ए का मैग्नीट्यूड और इस वाले ए का कंपोनेंट, दैट इज ए कॉस थीटा, है ना। ए कॉस थीटा, अब सेम वेक्टर्स हैं तो सेम वेक्टर्स तो भाई दोनों अपना एक के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री एंगल बनाएंगे ना, कॉस 0 दैट इज ए स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी आ गई ए डॉट ए की वैल्यू ए स्क्वायर। तो ये बात याद रखने की है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अब यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप। अब आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1 और उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, है ना। मेरी बात समझ में आएगी आपको। उसके बाद आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0, क्योंकि कॉस थीटा, थीटा कितना हुआ 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज आंसर इज 1। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होगी और के डॉट के की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होती है।
और इसी तरह से अगर मैं बात करूं आई डॉट जे की, आई डॉट जे, अब आई डॉट जे का मतलब हुआ कि आई का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, जे का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, और आई और जे के बीच का एंगल कितना हुआ, कॉस ऑफ 90, क्योंकि आई और जे कितना एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री बनाएंगे ना, आई और जे, आई जे मतलब एक्स और वाई, तो कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, दैट इज आंसर इज 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू होगी 0। इसी तरह से हम जे डॉट के की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू मिलेगी 0, एंड सिमिलरली के डॉट आई की वैल्यू कैलकुलेट करें उसकी भी वैल्यू मिलेगी 0। तो ये बात याद रखनी है आपको। अच्छा, यहां से भी हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं कॉस थीटा की बात कर रही हूं तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास जगह नहीं बची, मैं ये वाली स्पेस को यूज कर लेती हूँ। याद रखिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और दोनों ही 3D फॉर्म में हमारे पास हैं और कार्टेशियन फॉर्म है, 3D में कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब ए की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में हमें गिवन है और इसी तरह वेक्टर बी की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और अगर मुझसे पूछा गया है कि बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कार्टेशियन फॉर्म होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कार्टेशियन फॉर्म है। किस तरह से आया ये, नॉर्मली बस डॉट प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि ये फॉर्म डॉट ये वाली फॉर्म, और नॉर्मली हमने बस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का यूज करके सॉल्व कर लिया। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर मुझे ए डॉट बी के बारे में पता है तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स ए वाई, मतलब बी की जगह क्योंकि ए ही है तो ए वाई और बी ए वाई, ए जेड बी जेड, यानी कि अल्टीमेटली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ये इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें, जब हमारे पास x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट की वैल्यू गिवन हो और हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए। ठीक है, ये तो बात हुई स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। अब बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या असर होगा अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो क्या असर होगा, तो असर ये होगा कि वहां पर एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा। इस वाले केस में रोटेशनल इफेक्ट नहीं आया था, इसमें नॉर्मली एक इफेक्ट आया था जो दोनों वेक्टर्स के सेम डायरेक्शन में होने की वजह से आया। यहां पर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से जो इफेक्ट पैदा होगा वो एक कैसा इफेक्ट होगा, रोटेशनल इफेक्ट। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें कौन सा इफेक्ट मिलेगा, रोटेशनल इफेक्ट। हालांकि ये पोर्शन जो पढ़ना है आपको वो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे और ये वाला जो पार्ट है वर्क पर एनर्जी में पढ़ेंगे इसको, लेकिन वेक्टर्स वाला पोर्शन
कंप्लीट एक बार पढ़ लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, बार बार अलग अलग चैप्टर्स में दोबारा दोबारा से टच करना वो ठीक नहीं है। एक ही बार में कंप्लीट करके काम खत्म किया जाए ताकि दोबारा से फिर इसकी जरूरत ना पड़े इसको पढ़ने की, एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। यानी मुझे जो एक इफेक्ट मिलेगा वो एक रोटेशनल इफेक्ट होगा, यानी एक डायरेक्शन की बात जरूर होगी। यहाँ पर डायरेक्शन की बात होगी, इसका मतलब जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी, जो फिजिकल क्वांटिटी मुझे आउटपुट में मिलेगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे एक वेक्टर मिलेगा, पहली बात। ठीक है, अब उस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर है वेक्टर बी। अब ये दोनों आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, मुझे वेक्टर बी का वेक्टर ए पे असर देखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाऊंगी। अब क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे देखना है, यहां पर तो सेम डायरेक्शन में मुझे देखना था, यहां पर मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है, तो फिर से अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये बी, वेक्टर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहीं पर होगा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा, यानी कि बी साइन थीटा और ए का मैग्नीट्यूड मिलकर हमें एक कंबाइन इफेक्ट देंगे जो कि रोटेशनल इफेक्ट होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड जो मिलेगा मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मैंने लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब मैं ये जानना चाहती हूं वेक्टर ए पे वेक्टर बी का क्या असर होगा। ठीक है, और क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए का मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब मुझे सिर्फ इससे मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ए और बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन की बात अगर की जाए, क्योंकि मुझे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, यानी एक डायरेक्शन भी होगी यहां पर। अब वो डायरेक्शन क्या होगी, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन एन कैप है। अब इस एन कैप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख ली जाए। क्रॉस प्रोडक्ट or vector product, cross product of two vectors is defined as the vector। सबसे पहली बात जो मैंने आपको भी बताई दी है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sine of the angles between them। उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड साइन ऑफ द एंगल्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन के प्रोडक्ट के बराबर, यानी ए बी साइन थीटा। ये तो हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, और इसको हम कौन से रूल के थ्रू पता लगाएंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये अब आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये इस प्लेन में है, दिख रहा है ना आपको, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या इफेक्ट है
अगर ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मुझे ये जानना है, यानी ए क्रॉस बी के बारे में जानना है, तो इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले पता होना चाहिए मुझे। तो मैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर पता लगाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इस ए का मैग्नीट्यूड, इस बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ दिस एंगल जो कि इन दोनों के बीच में है, थीटा, साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ए और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इन दोनों का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट है, अगर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन इन दोनों के इफेक्ट से जो डायरेक्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जब हम दो वेक्टर्स को 90 डिग्री में रखते हैं तो इन दोनों के इफेक्ट से हमें कौन सा इफेक्ट मिलता है, रोटेशनल इफेक्ट मिलता है। तो यानी कि एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो हमें रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बताएगा। तो रोटेशनल इफेक्ट होगा तो डायरेक्शन भी होगा। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन मिलेगा वो डायरेक्शन इस प्लेन के, जिस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब जैसे ये एक पेन है, यहाँ पे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रखा है। ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों मार्कर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं जो कि एक इस वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, यानी इधर। तो ये ऐसे हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे। बात समझ में आई आपको? या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है। बस दो ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर या तो नीचे। अब कैसे पता लगेगा कि ऊपर है या नीचे, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मुझे ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के बारे में पता करना है तो या तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। लेकिन वो ऊपर होगा या नीचे होगा ये कैसे पता लगेगा, ये हमें इस रूल से पता लगेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल हमें बताएगा कि हमारा डायरेक्शन, रोटेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर या नीचे। राइट हैंड स्क्रू रूल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ठीक है, अब ये दोनों हालांकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, मान लेते हैं कि ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में है, थीटा एंगल बना रहे हैं। मैं इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लूंगी तो मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूं ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना। ए क्रॉस बी, तो मुझे मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा ए बी साइन थीटा। अब मैं इसके डायरेक्शन के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, ए से बी की तरफ जाना चाहती हूँ, तो मैं अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करूंगी और अपने फिंगर्स को इस तरह से रखूंगी कि पहले ए की तरफ ऐसे हो। ठीक है, और फिर अपनी ये वाली फिंगर्स को कर्ल करूंगी बी की तरफ। बी की तरफ कर्ल करने के बाद मेरा थंब जिस तरफ होगा वो डायरेक्शन बताएगा कि रोटेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यानी कि मेरा रोटेशन इस केस में कहाँ होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। यानी कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ऑन टू द पेज होगा, यानी एन कैप जो होगा वो क्या होगा, ऑन टू द पेज। इसी तरह अगर मुझे बी क्रॉस ए के बारे में बात करनी होती, बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ आते, तो बी से ए की तरफ आने के लिए मैं इधर तो नहीं आ सकती, मतलब बी की तरफ मैंने ऐसे अपनी फिंगर्स को रखा, अब मुझे ए की तरफ आना है तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे तो नहीं मोड़ सकती ना, और ऐसे मोड़ कर भी नहीं आ सकती। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे रखूंगी अपनी फिंगर्स को बी की तरफ, और ए की तरफ आना है तो अपनी फिंगर्स को ए की तरफ कर्ल करूंगी। अब देखिए मेरा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि अब डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द पेज। मतलब बी क्रॉस ए में मैग्नीट्यूड तो वही होगा बी ए साइन थीटा, मगर जो एन कैप होगा यानी कि जो डायरेक्शन होगा
वो इनटू द पेज होगा, पेज के अंदर। बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से जब दो वेक्टर्स हों आपके पास और आपको उन दोनों वेक्टर्स का रोटेशनल इफेक्ट देखना हो कि रोटेशनल इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कहाँ होगा, तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से मुझे ए बी साइन थीटा से क्या समझ में आता है कि वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, इसी तरह से एन कैप का मतलब क्या है? एन कैप डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, जो कि क्या होगा? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of vector A and vector B। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम कई एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हैं इसमें, जैसे टॉर्क इसका एक एग्जाम्पल है। टॉर्क क्या है? एक तरह का फोर्स है, और कैसा फोर्स? जो हमें रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बताता है, मतलब बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट देता है। ठीक है। और इनफैक्ट हमारे जो डोर्स होते हैं घर में, जो दरवाजे लगे हुए होते हैं, वो दरवाजे भी उनका जो रोटेशन है, मतलब उनका खुलना या उनका बंद होना, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट ही का एक एग्जाम्पल है। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, इसी तरह अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपके दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से जो इफेक्ट होगा, यानी कि जो रोटेशनल इफेक्ट होगा, वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी पे जो असर होगा, हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर बी पे वेक्टर ए का जो असर होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। बराबर किसके होंगे? माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था पीछे, वेक्टर ए है हमारे पास और इसी तरह से वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर मुझे चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मतलब वेक्टर ए पे वेक्टर बी का क्या असर होगा, तो मैं क्या करूंगी? अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करूंगी, वेक्टर ए की तरफ अपनी फिंगर्स को रखूंगी और वेक्टर बी की तरफ ले आऊंगी, तो रोटेशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। इसी तरह वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अगर चाहिए तो क्या करूंगी? वेक्टर बी की तरफ अपनी फिंगर्स को रखूंगी और वेक्टर ए की तरफ ले आऊंगी। ऐसा करने से मेरा थंब कहाँ गया? नीचे की तरफ, यानी कि रोटेशन कहाँ हुआ? नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, तो यहाँ पे माइनस इसीलिए लगा है। ठीक है, कि ये दोनों एंटी एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, एंटी कम्यूटेटिव। और वो भी क्यों होते हैं? इनके मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं होते, इनके डायरेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यहां पर भी होता है, मतलब बताती हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यानी कि अगर लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी।
नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो दो पैरेलल अगर है ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस तरह से, मतलब एंगल क्या बना रहे हैं, 0 डिग्री बना रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ए बी साइन 0, ए बी साइन 0 दैट इज ए बी साइन 0 की वैल्यू 0 दैट इज 0, आंसर 0 मिला। इसी तरह एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगा, एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर होगा, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल है। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ए बी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 0। तो दोनों ही केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी मिली, 0। तो हमेशा याद रखना है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं या दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि इससे कंक्लूजन निकल सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन दैट इज पैरेलल वाली कंडीशन हो गई, तो ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 होगी। और अगर ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 होगी तो यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्योंकि यूनिट वेक्टर्स अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर्स ले रही हूं, जैसे कि मैं अभी दिखाती हूं आपको, मतलब अगर मैं बात कर रही हूं वेक्टर आई मतलब आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, तो सेम वेक्टर्स हैं दैट इज सेम डायरेक्शन में, यानी पैरेलल वाली कंडीशन, तो इनकी भी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह जे क्रॉस जे की भी वैल्यू 0 होगी एंड सिमिलरली के क्रॉस के की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, तो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री, यानी कि ए बी साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ए बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, दैट इज हम कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी। ये कंक्लूजन निकल गया। तो यानी यहां से एक कंक्लूजन हम और निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें कब मिलता है, जब वो 90 डिग्री में होता है। और हमने ये पढ़ा भी अभी कि हमारा जो इफेक्ट है वो कब होगा ज्यादा, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, है ना। और डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। यहां पे एक बात और याद रखिएगा कि जैसे कि अगर मैं यूनिट वेक्टर्स की बात कर रही हूं, आई क्रॉस आई की बात नहीं, आई क्रॉस जे, मतलब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, तो 1 into 1, ये तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, के कैप, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था कि दो वेक्टर्स जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका
डायरेक्शन होता है, मतलब आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अगर मुझे पता है कि ये आई है, ये जे है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा, के कैप ही होगा, है ना। इसी तरह से जे क्रॉस के की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, डायरेक्शन किधर होगा, आई की तरफ। एंड सिमिलरली के क्रॉस आई जो होगा, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा एंड डायरेक्शन किधर होगा, जे कैप की तरफ, मतलब वाई की डायरेक्शन में। तो ये बात समझ में आ गई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। आई से जे की तरफ गए तो के की तरफ पहुंच गए, के से आई की तरफ गए तो जे की तरफ पहुंच गए, एंड जे से के की तरफ गए तो आई की तरफ पहुंच गए। देख पा रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे कि लिखा है आई क्रॉस जे, तो मैं कर दूं जे क्रॉस आई, मतलब उल्टा, जे से आई की तरफ, जे से आई की तरफ जाने पे के मुझे उल्टा डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज माइनस के कैप। एंड सिमिलरली जे क्रॉस के था तो मैं कर देती हूँ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा, मतलब इधर से जा रहा था ये, तो मैं अब उल्टा जा रही हूँ के से जे की तरफ, के से जे की तरफ जाऊंगी तो आई भी मुझे उल्टा डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज माइनस आई कैप। एंड सिमिलरली के क्रॉस आई था तो आई क्रॉस के, आई से के की तरफ, आई से के की तरफ आऊंगी तो उल्टा आना पड़ेगा मुझे। देखिए डायरेक्शन तो इधर है लेकिन मुझे आना इधर पड़ेगा, आई से के की तरफ, तो जे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में मिलेगा, तो माइनस जे। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब है वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की, जैसे कि अगर मेरे पास वेक्टर ए कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसी तरह से मेरा सेकेंड वेक्टर भी मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मुझे कहा गया है कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ये कैलकुलेट करिए। तो मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ बहुत इजीली। अगर मैं अपने वेक्टर प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट फॉर्म में ले आऊं, और डिटरमिनेंट फॉर्म में लाने के बाद इजीली मैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके आ सकती हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है, मैं बताती हूँ आपको क्या होती है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब है कि सबसे पहले आपको ऐसे दो लाइंस बनानी है, उसके बाद हमारे पास जो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों यूनिट वेक्टर्स इस तरह से लिखने हैं, आई जे और के। एक कॉलम है ये, एक तरह से इमेजिनरी कॉलम, आई कैप उसमें पहला एलिमेंट है, और फिर ये जे कैप एक कॉलम का एलिमेंट है, के कैप तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको आपके इस वाले रो में, मतलब ये जो एक रो दिख रही है यहां पर, इस रो में वेक्टर ए के सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब आई कंपोनेंट, आई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज ए एक्स, जे डायरेक्शन में जो है दैट इज ए वाई, और के डायरेक्शन में दैट इज ए जेड। इसी तरह वेक्टर बी के बारे में, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले लिखा। ये जो फॉर्म दिख रही है आपको, यही है डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे वो देखने की बात है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा बड़ा ही मुश्किल, लेकिन है बहुत आसान। करना क्या है देखिए, शुरुआत करेंगे हम आई से, एंड देन फिर एक माइनस लगाएंगे, प्लस है यहाँ पे, ऑल्टरनेट साइन के साथ चलना है।
प्लस है तो जे जो है वो माइनस के साथ आएगा, ठीक है, एंड के जो आएगा वो प्लस के साथ आएगा। ये ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं अभी बताऊंगी। आई जे और के, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये याद हो गया। अब देखिए आई कैप के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम कुछ इस तरह का काम करेंगे कि आई कैप जहां पे भी है वो हाइड हो जाए, मतलब आई कैप यहाँ पे है तो ये वाला पोर्शन हाइड हो जाए, और आई कैप यहाँ पे भी है तो ये वाला पोर्शन भी हाइड हो जाए, तो दोनों हाइड हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक है, ये चारों एंटिटीज हमें दिख रही हैं, एंट्रीज दिख रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड, और ए जेड को बी वाई के साथ, और दोनों के बीच में एक माइनस का साइन लगा देंगे। समझ में आया। आई, सबसे पहले आई जहां पे था उसको हमने हाइड कर दिया, और जो हमारे पास एंट्रीज या एंटिटीज बची हैं उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई को बी जेड के साथ, देन ए जेड को बी वाई के साथ, और बीच में एक माइनस लगा दिया। इसी तरह जे के साथ करेंगे, जे जहां पे है उसको हाइड कर देंगे इस तरह से। तो क्या बचा मेरे पास, देखिए ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ए जेड को बी एक्स के साथ, और बीच में एक माइनस का साइन पुट कर देंगे। सिमिलरली के साथ भी वही काम करना है, के जहां पे है उसको हाइड करना है और यहां से भी हाइड कर देना है। क्या बचा हमारे पास, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ए वाई को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में एक माइनस का साइन लगा देंगे। दैट्स इट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी की वैल्यू है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। तो मैं क्या करूंगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखूंगी सबसे पहले, आई जे एंड के। अब वेक्टर ए का आई क्या है 3, जे क्या है -2, के क्या है 1। इसी तरह बी की वैल्यू, आई कैप क्या है 2, जे क्या है 3, और के क्या है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, वैल्यूज लिखते हैं। आई कैप को सॉल्व करने के लिए आई को हाइड करेंगे, क्या मिला -2 और 4, -2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा -8, है ना। और क्या बचा 3 और 1, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और बीच में एक तो माइनस लगना ही है। सिमिलरली जे को हाइड किया हमने तो क्या मिला 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, बीच में एक माइनस का साइन लग गया, वो तो लगना ही था। एंड के साथ भी वही काम करना है, के है ये, इसको हाइड करना है, तो क्या बचा 3 -2 और 2 और 3, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9, एंड 2 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा -4, और बीच में एक माइनस तो लगना ही था। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, आई कैप माइनस माइनस प्लस -11, ठीक है, माइनस जे है,
यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको कितना मिला 10 प्लस के कैप, इसको सॉल्व किया तो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हुआ 13, यानी मैं कह सकती हूँ -11 आई कैप -10 जे कैप प्लस 13 के कैप। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म मिल गया ना मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो इस तरह से हमें अगर कार्टेशियन फॉर्म चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के भी निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नॉर्मली भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यू अगर आपको चाहिए तो नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यूज करके किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर एल्जेब्रा खत्म हुआ। अब हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होगा मोशन इन अ प्लेन, उसको हम पार्ट 5 में देखेंगे। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।